Hello everyone, welcome you all. Myself Heather. Today I am going to start your second chapter of class 10 Nationalism in India. तो चैप्टर को शुरू करने से पहले सबसे पहले हमें समझना है कि व्हाट इज़ द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस चैप्टर। इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, इस चैप्टर का उद्देश्य क्या है। जैसा कि नाम से क्लियर है, नेशनलिज्म इन इंडिया यानी भारत में राष्ट्रीयकरण का उदय। तो नेशनलिज्म का मतलब क्या होता है? नेशनलिज्म का मीनिंग होता है फीलिंग ऑफ लव टुवर्ड्स द नेशन, या हम कह सकते हैं डिवोशन ऑफ वंस नेशन इज कॉल्ड नेशनलिज्म, यानी देश के प्रति देशभक्ति की भावना, देश प्रेम की भावना ही नेशनलिज्म है। तो इंडिया में नेशनलिज्म कब आया, राइज कब हुआ, ये चैप्टर का नाम है, जहाँ से हम समझ पाएंगे कि इसका ऑब्जेक्ट क्या है। तो अब हम सिंपली आपको बताना शुरू करें कि राइज ऑफ नेशनलिज्म जो बेसिकली हम इस पूरे चैप्टर में डील करने वाले हैं क्लास 10 में, वो 1915 से शुरुआत करेंगे और 1947 पे जाकर एंड कर देंगे और 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो हो जाएगा। 1915 में गांधी जी आए। अब इस चैप्टर को एकदम पिक्चर की तरह समझेंगे। इस पिक्चर का सीन ये है कि यहाँ पर अंग्रेज़ों की हुकूमत है और भारतीय जो है, भारत की व्यवस्था अस्त व्यस्त है। भारत के लोग बिल्कुल भी खुश नहीं हैं। अंग्रेज़ों के ज़रिए जो भी उनको कानून दिए जा रहे हैं वो उससे बिल्कुल भी खुश नहीं हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि अंग्रेज़ पूरी तरह से भारतीयों के ऊपर जुल्म कर रहे हैं। वहाँ पर एक हीरो की एंट्री होती है जिसका नाम है गांधी जी, और गांधी जी आने के बाद कौन कौन से स्टेप फॉलो कराते हैं और कैसे देश आज़ाद होता है, उसको पूरे इस चैप्टर में हम लोग डील करने वाले हैं। बताता चलूँ ताकि आपको अभी लर्न हो जाए। सबसे पहले यहाँ पर गांधी जी क्योंकि नॉन वायलेंट नेचर के थे, तो सबसे पहले उन्होंने सत्याग्रह किया, यानी लोगों को सीधा रास्ता दिखाया। आफ्टर दैट उन्होंने कहा कि अब हम आपको कॉपरेट नहीं करेंगे। उसके बाद उन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुरू किया। उसके बाद उन्होंने कहा कि अब हम तुम्हारी बात भी नहीं मानेंगे। तब उन्होंने किया सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, उस पर भी बात नहीं बनी, तो फिर क्विट इंडिया मूवमेंट, अंग्रेज़ों को भगा दिया। तो 4 स्टेप याद रखेंगे। सबसे पहले सत्याग्रह, नॉन कॉपरेशन, उसके बाद सिविल डिसोबीडियंस और उसके बाद क्विट इंडिया। तो चलिए चैप्टर की शुरुआत करते हैं और स्लाइड के ज़रिए समझते हैं। यहाँ पर फर्स्ट है कि फर्स्ट वर्ल्ड वार, खिलाफत एंड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। प्रथम विश्व युद्ध, खिलाफत और असहयोग आंदोलन। दोनों लैंग्वेज में बताते चलें ताकि आपके वकैब भी इंप्रूव होते रहें और आप समझते भी रहें। भारत में आधुनिक राष्ट्रवाद का विकास उपनिवेशवाद के विरोधी आंदोलन से जुड़ा हुआ था। उपनिवेशवाद क्या होता है? जब कोई देश किसी दूसरे देश की टेरिटरी में घुसकर वहां पर रूल करने लगता है तो उसे कॉलोनिज्म बोला जाता है या उपनिवेशवाद बोला जाता है। और इसी कॉलोनिज्म के कारण कई अलग अलग समूह एक साथ बंधन करके एक साथ आते हैं, बॉन्ड टुगेदर, जो महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस द्वारा बनाए गए थे। ये अलग अलग ग्रुप। युद्ध ने जो ये युद्ध हुआ, इस युद्ध की वजह से हुआ क्या? इस युद्ध की वजह से ये हुआ, जब गांधी जी ने इसको बनाया तो 1919 के बाद के वर्षों में नई आर्थिक और राजनीतिक स्थितियां पैदा हुई, क्योंकि आयकर पेश किया गया था और सीमा शुल्क यानी कस्टम ड्यूटीज़ को डबल कर दिया गया था और इनकम टैक्स भी इंट्रोड्यूस किया गया था। साथ ही साथ 1913 और 1918 जिसमें आम लोगों के लिए बहुत कठिन जीवन व्यतीत करना हुआ, इसलिए क्योंकि 1918 और 1919 में भारत में जो फसलें थीं वो विफल हो गई थीं, फेल हो गई थीं, जिसके परिणाम स्वरूप, जिसकी वजह से भारत में इन्फ्लुएंजा बीमारी के कारण लोगों के पास खाने की कमी हो गई थी। अब इस स्तर पर एक नए नेता सामने आए और उस नेता का नाम आप जानते हैं, महात्मा गांधी, और उन्होंने इस संघर्ष को एक नए तरीके से सुझाव दिया। अब वो सुझाव क्या है वो फर्स्ट अगली स्लाइड में हम लोग समझने वाले हैं। सबसे पहला उन्होंने आइडिया ऑफ सत्याग्रह दिया। आइडिया ऑफ सत्याग्रह का क्या मतलब था? उन्होंने बताया कि हम नॉन वायलेंट तरह से भी हम लोगों को सीधा रास्ता दिखाकर अपनी आज़ादी पा सकते हैं। जनवरी 1915 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे और सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया। सत्याग्रह ने सत्य की शक्ति और सत्य की खोज की आवश्यकता पर मेन फोकस किया। महात्मा गांधी के हिसाब से अहिंसा के साथ एक ऐसी लड़ाई जीत सकते थे जो सभी भारतीयों को एकजुट करेगी। 1917 में उन्होंने किसान की दमनकारी वृक्षारोपण प्रणाली के खिलाफ, यानी जो ज़बरदस्ती उनसे ऑपरेशिव प्लांटेशन सिस्टम कराया जा रहा था, ज़बरदस्ती उनसे नील की खेती कराई जा रही थी, उसके लिए उन्होंने सत्याग्रह किया और संघर्ष करने के लिए प्रेरित किया। तो ये बिहार के चंपारण में हुआ और उसी साल उन्होंने गुजरात के खेड़ा जिले में किसानों का समर्थन करने के लिए सत्याग्रह का आयोजन किया। फिर 1918 में महात्मा गांधी कपास मिल श्रमिकों के बीच सत्याग्रह आयोजित कराने के लिए अहमदाबाद गए। तो ये हुआ उनका आइडिया ऑफ सत्याग्रह, और जिस पे इन्होंने 3 लगातार सत्याग्रह किए।
इसके बाद रोल एक्ट 1919 में महात्मा गांधी ने प्रस्तावित रोल एक्ट के खिलाफ एक बहुत ही बड़े लेवल पर राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह शुरू किया। क्यों? क्योंकि ये जो कानून बना था, ये अधिनियम सरकार की राजनीतिक गतिविधियों को दबाने के लिए भारी शक्ति देता था। बहुत ही ज़्यादा पावरफुल इसने सरकार को बना दिया था, जिसमें वो 2 साल तक बिना किसी मुकदमे के राजनीतिक कैदियों को हिरासत में रख सकते थे। ब्रिटिश सरकार ने लोगों के आक्रोश को देखकर राष्ट्रवादियों पर शिकंजा करने के लिए ये फैसला लिया और 10 अप्रैल को अमृतसर में पुलिस ने शांतिपूर्ण जो जुलूस चल रहे थे उस पर गोलीबारी की, जिसके परिणाम स्वरूप बैंक, डाकघरों, रेलवे स्टेशनों पर व्यापक हमले करा दिए गए। हमले हो गए क्योंकि लोग नाराज़ थे इस अटैक से। फिर उसी वक्त मार्शल लॉ लगा दिया गया। अब ये कैसा लॉ? एक ऐसा लॉ जो गवर्नर को सारी पावर दे देता है, जिसको कमांड संभाली जनरल डायर ने। फिर क्या हुआ? आफ्टर दैट सेकेंड पॉइंट में आप पढ़ेंगे, यहाँ से आप पढ़ेंगे, देखिए कर्सर दिख रहा होगा आपको, कि 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग कांड हुआ। जलियांवाला बाग में भारी भीड़ जमा हो गई थी, जहां कुछ लोग सरकार के ये जो नए दमनकारी उपायों के विरोध में आए थे, यानी मार्शल लॉ के अगेंस्ट में आए थे, जबकि कुछ लोग वार्षिक वैसाखी मेले में शामिल होने के लिए आए थे। दोनों बातें अक्सर पूछी जाती हैं, आपको दोनों जवाब आप दे सकते हैं। तो जनरल डायर ने इसमें सभी एग्जिट पॉइंट को बंद कर दिया और फिर मेन गेट से भीड़ पर ज़बरदस्त गोली चला दी, जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद लोग उग्र हो गए, हड़ताल पर चले गए, पुलिस के साथ संघर्ष और सरकारी भवनों पर हमले किए गए। महात्मा गांधी को आंदोलन बंद करना पड़ा क्योंकि ये आंदोलन वायलेंट नेचर का हो गया था, हिंसक युद्ध में बदल गया था, और आपको मालूम है कि महात्मा गांधी नॉन वायलेंट नेचर के थे। फिर महात्मा गांधी ने तब हिंदू और मुसलमानों को एक साथ लाकर खिलाफत का मुद्दा उठाया। प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की की हार के साथ समाप्त हुआ था और तुर्की में खिलाफत पोस्ट दी जाती थी और वहाँ पर खलीफा का पोस्ट ख़त्म कर दिया गया था, जो मुसलमानों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंस रखता है। इसीलिए महात्मा गांधी ने इस वर्ड का इस्तेमाल किया, खिलाफत का, ताकि क्योंकि मुसलमान सभी खलीफा को मानते हैं, और इस खिलाफत वर्ड का नाम लिया और तमाम हिंदू मुसलमानों को एक साथ लाए। फिर मार्च 1919 में इन्होंने बॉम्बे में खिलाफत समिति का गठन किया। सितंबर 1920 में महात्मा गांधी ने अन्य नेताओं के खिलाफत के समर्थन के साथ साथ स्वराज के लिए एक असहयोग आंदोलन शुरुआत करने की आवश्यकता के बारे में आश्वस्त किया, लोगों को बताया कि अब हम हिंदू मुसलमान को एक लाकर अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ेंगे। अब बात होती है वाई नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। असहयोग आंदोलन क्या है? असहयोग, महात्मा गांधी के अनुसार उनका मानना ये था कि भारतीयों के सहयोग से ही भारत में ब्रिटिश शासन की स्थापना हुई है। अगर हम उन्हें सहयोग ना करें, यानी अगर हम असहयोग आंदोलन में चरणों में प्रस्तावित हो जाएं, तो इनकी शुरुआत सरकार द्वारा दी गई उपाधियों के समर्पण और सिविल सेवाएं, सेना, पुलिस, अदालत, विधान परिषद, स्कूल, विदेशी सामानों के बहिष्कार से शुरुआत अगर हम कर दें तो बेशक अंग्रेज़ को यहाँ से जाना ही पड़ेगा। आंदोलन के समर्थकों और विरोधियों के बीच कई बाधाएं और अभियान के बाद आखिरकार दिसंबर 1920 में असहयोग आंदोलन को अपना ही लिया गया। अब देखते हैं इसके बाद क्या हुआ। इसके बाद आंदोलन के भीतर भिन्न भिन्न किस्में आई। जनवरी 1921 में असहयोग आंदोलन शुरुआत हुई। इस आंदोलन में विभिन्न सामाजिक समूहों ने भाग लिया, लेकिन इस शब्द का अर्थ अलग अलग लोगों ने अलग अलग लिया था। अब देखते हैं पहला, जिसमें लिखा हुआ द मूवमेंट इन द टाउन, यानी कस्बों में आंदोलन कैसा था। मध्य वर्ग में जो मिडिल पर्सन लोग थे, आंदोलन शुरू किया। हजारों छात्र, शिक्षक, टीचर्स, प्रिंसिपल, सरकारी स्कूल, कॉलेजों को छोड़ दिया उन्होंने। वकीलों ने अपनी कानूनी प्रैक्टिस को छोड़ दिया। आर्थिक मोर्चे पर असहयोग के प्रभाव और अधिक नाटकीय थे। भारतीय कपड़ा मिलों और हथकरघा का उत्पादन तब बढ़ गया जब लोगों ने विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना शुरू किया। हालांकि इस आंदोलन के कई कारणों से धीमा हो गया, जैसे खादी के कपड़े महंगे थे, बहुत टाइम लेकर बन रहे थे, हमारे पास सब्स्टिट्यूट नहीं थे। हमने छोड़ तो दिया लेकिन हमारे पास हमारे खुद के स्कूल नहीं थे। हमने अंग्रेज़ों के कपड़े को छोड़ तो दिया लेकिन हमारे पास अपने खुद के कपड़े नहीं थे जो हम आसानी से अवेलेबल करा पाते। इसलिए छात्रों और शिक्षकों के चयन के लिए कम भारतीय संस्थान थे, इसलिए वे सरकारी स्कूलों में वापस चले गए। वकील वापस सरकारी आंदोलन में शामिल हो गए। इस तरह से ये जो मूवमेंट था अपने आप डाउन हो गया। फिर अगर हम बात करें इसकी कि गांव साइड ये कैसा था, देहात की तरफ कैसा था, ट्राइबल एरिया में कैसे था, तो असहयोग आंदोलन उन ग्रामीण इलाकों में फैल गया जहां भारत के विभिन्न हिस्सों में किसान, आदिवासी विकसित हो रहे थे।
किसान आंदोलन ताल्लुकदार और ज़मींदारों के खिलाफ शुरू हुआ, जिन्होंने उच्च लगान और कई अन्य उपकरणों की मांग की कि हमें ये चाहिए, हमें ये चाहिए। इससे राजस्व में काफ़ी कमी आई, बेगारी की समाप्ति हुई, दमनकारी ज़मींदारों के सामाजिक बहिष्कार कर दिया गया, उनको पूरी तरह से बाइकआउट कर दिया गया। इसी को लेकर जून 1920 में जवाहरलाल नेहरू ने उनकी शिकायतों को समझने के लिए अवध के गांवों में घूमना शुरू कर दिया। अक्टूबर में उन्होंने कुछ अन्य लोगों के साथ अवध किसान सभा की स्थापना की और 1 महीने के भीतर 300 शाखाएं इसकी स्थापित कर ली उन्होंने। 1921 में किसान आंदोलन फैल गया, ताल्लुकदार और व्यापारियों के घरों पर हमले किए गए, बाज़ारों को लूट लिया गया, अनाज बोर्डों पर कब्जा कर लिया गया। फिर नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट में आप देख रहे होंगे इन द अर्ली 1920 और मिलिटियन, आप देख रहे हैं कि लास्ट में 1920 के दशक की शुरुआत में आंध्र प्रदेश में गुडेम हिल्स में एक उग्रवादी गुरिल्ला आंदोलन फैलने लगा। सरकार ने वन क्षेत्र को बंद करना शुरू कर दिया। तो ये हुआ रिबेलियन इन द कंट्री साइड। और अगर हम आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे स्वराज इन द प्लांटेशन। स्वराज इन द प्लांटेशन फॉर प्लांटेशन वर्कर्स इन आसाम, फ्रीडम मीन्स राइट टू मूव फ्रीली। इनका मतलब था, फ्रीडम का मतलब कि हम आसानी से एक जगह से दूसरी जगह घूम सकें। एंड रिटेनिंग द लिंक विद द विलेजेस फ्रॉम विच दे हैड कम अंडर द इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट ऑफ 1859। प्लांटेशन वर्कर वॉज नॉट परमिटेड टू लीव द टी गार्डन्स विदाउट परमिशन। यहाँ पर एक एक्ट आया कि आप अपनी ही ज़मीन को बिना परमिशन के खाली नहीं छोड़ सकते हैं। आफ्टर दे हेड ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, जब उन्होंने सुना कि कोई नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुरुआत हो गई है, थाउजेंड ऑफ वर्कर्स ने अपने प्लांटेशन को छोड़ दिया और सोचा कि हम आज़ाद हो चुके हैं। बट अनफॉर्चुनेटली दे नेवर रीच देयर डेस्टिनेशन एंड वर कास्ड बाय द पुलिस एंड ब्रूटली बीटन अप। और उनको पकड़ लिया गया। ये उनका सौभाग्य नहीं था कि वो इससे बच पाते, और उनको पकड़ लिया गया, उनकी पिटाई की गई, पुलिस ने उनको पकड़ लिया। नेक्स्ट पॉइंट में आप देखेंगे टुवर्ड्स द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। अब गांधी जी ने जब देखा कि अब इस मूवमेंट से भी काम नहीं चल रहा है, तो इन फरवरी 1922 द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वॉज विदड्रॉ बिकॉज महात्मा गांधी फेल्ट दैट इट वॉज टर्निंग वायलेंट। उन्होंने देखा कि ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट भी वायलेंट हो रहा है, तो उन्होंने इस मूवमेंट को भी वापस ले लिया। सम ऑफ द लीडर्स वांटेड टू पार्टिसिपेट इन द इलेक्शंस टू प्रोविडेंशियल काउंसिल। कुछ लीडर्स उसमें से प्रोविडेंशियल इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना चाहते थे। उसी वक्त स्वराज पार्टी का गठन हुआ, बनाई गई। CR दास और मोतीलाल नेहरू ने इस पार्टी को बनाया। इन लेट 1920 इंडियन पॉलिटिक्स अगेन शेप्ड बिकॉज ऑफ टू फैक्टर। द फर्स्ट इफेक्ट वॉज द वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिप्रेशन एंड द सेकेंड इफेक्ट वॉज फेलिंग एग्रीकल्चर प्राइस। The Statutory Commission was set up to look into the functioning of the constitution system in India and suggested change in 1928. उस वक्त साइमन कमीशन आया एंड साइमन कमीशन अराइव इन इंडिया। इट वॉज ग्रेटेड बाय द स्लोगन, और उनको इस स्लोगन से वापस कर दिया गया कि गो, साइमन वापस जाओ। इन दिसंबर 1929 अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ जवाहरलाल नेहरू, द लाहौर कांग्रेस सेशन फॉर्मलाइज द डिमांड ऑफ पूर्ण स्वराज की डिमांड की गई। लाहौर सेशन में, याद रखेंगे ये काफ़ी क्वेश्चन में पूछा जाता है, जहां पर उन्होंने फुल इंडिपेंडेंस की बात की, यानी पूर्ण स्वराज, यानी पूरा स्वराज मुझे वापस दो। इट वॉज डिक्लेयर द 26 जन 1930 और 26 जनवरी 1930 को ये डिक्लेयर किया गया। यही एक रीज़न था कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ही 26 जनवरी को फॉलोड किया गया, जबकि कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को। फिर भी हमने देखा क्योंकि इस तारीख को हमने इंडिपेंडेंस सेलिब्रेट किया था, इसीलिए कुछ दिनों के बाद हमने इस दिन से ही अपने कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करवाया। द साल्ट एंड द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। गांधी जी ने देखा कि सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट हम शुरुआत करेंगे नमक बनाकर, क्योंकि नमक एक ऐसी चीज़ है जो अमीर और गरीब सभी की ज़रूरत है। इसीलिए गांधी जी ने 31 मार्च 1930 को महात्मा गांधी सेंट अ लेटर टू वाइसरॉय इरविन स्टेटिंग 11 डिमांड, जिसमें इन्होंने 11 डिमांड की, और अमंग्स द डिमांड द मोस्ट स्टायरिंग्स टू ऑल द डिमांड, और इन सब में से सबसे अलग डिमांड इनकी ये थी कि इन्होंने कहा इन 11 डिमांड में आपको नमक के ऊपर लगने वाले टैक्सेस को भी ख़त्म करना पड़ेगा, क्योंकि गांधी जी जानते थे कि नमक के ज़रिए हम गरीब और अमीर सभी को एक साथ ला सकते हैं, क्योंकि ये जो नमक है ये सभी की ज़रूरत है, गरीब की भी उतनी ज़रूरत है जितना अमीर की ज़रूरत है। और इस डिमांड को द डिमांड नीडेड टू बी फुलफिल्ड, और इन्होंने बोला कि इस 11 डिमांड को आप 11 मार्च तक कंप्लीट कराएं। देखिए डेट अच्छी है ताकि आपको याद रहे,
31 जनवरी 1930 को महात्मा गांधी ने इरविन को लेटर लिखा, 11 चीज़ों की डिमांड की और बोला कि 11 मार्च तक ये कंप्लीट हो जाना चाहिए, नहीं तो हम फिर इसके ख़िलाफ़ जाएंगे। और गांधी जी अपने 78 लोगों के साथ जो इनको फॉलो करते थे साथ में निकले, ट्रस्टेड वॉलंटियर्स के साथ, और इन्होंने 240 मील्स का सफ़र तय किया। वो कहाँ से कहाँ तक? गांधी जी ने आश्रम साबरमती जो कि गुजरात में है, गुजरात से दांडी के लिए, तो ये अहमदाबाद से गुजरात, महात्मा गांधी अपने 78 लोगों के साथ 240 माइल चले फ्रॉम गांधी जी आश्रम जो साबरमती में है टू द गुजरात के लिए चले, कोस्टल लाइन्स ऑफ दांडी। और 6 अप्रैल को उन्होंने वहाँ पर पहुँचे और उन्होंने इस कानून का उल्लंघन किया, इस कानून को तोड़ा। कैसे? नमक बनाकर नमक के ख़िलाफ़ लगने वाले टैक्सेस को इन्होंने तोड़ दिया। अब जब ये मूवमेंट स्प्रेड हुआ, सेकंड पॉइंट में आप देखेंगे, द मूवमेंट स्प्रेड अक्रॉस द वर्ल्ड एंड सॉल्ट लॉ वाज ब्रोकन इन द डिफरेंट पार्ट ऑफ कंट्री, फॉरेन क्लॉथ वाज बाइकाटेड, पीजेंट रिफ्यूज टू पे द रेवेन्यू एंड मेनी प्लेसेस फोर्स लॉ वाज वायलेंटेड। इन अप्रैल 1930 अब्दुल गफ्फार खान, a devoted disciple of Mahatma Gandhi's, was arrested. Mahatma Gandhi was arrested a month later, which led to the attacks to the all structures and the symbolist British rule. By witnessing these horrific situation, Mahatma Gandhi decided to call off the movement and entered into a pact with Irwin on 5 March 1931, जिसको नाम दिया गया गांधी इरविन पैक्ट। जब महात्मा गांधी, लोगों ने देखा कि जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट यहाँ से शुरुआत हुआ नमक का कानून बनाकर, तो अलग अलग लोगों ने सोचा कि अब लग रहा है हम पूरी तरह आज़ाद हुए, और वहाँ पर काफ़ी उपद्रव मचने लगा, जिसमें अब्दुल गफ्फार खान जो महात्मा गांधी के साथी थे, उनको बहुत ही अच्छे साथी थे, उनको अरेस्ट कर लिया गया, गांधी जी को भी अरेस्ट कर लिया गया। फिर बाद में महात्मा गांधी ने डिसाइड किया कि वो इस मूवमेंट को भी कॉल ऑफ कर लेंगे और वो एक पैक्ट में जाएंगे, एक संधि में जाएंगे, एक दोस्ती में जाएंगे, गांधी इरविन पैक्ट जिसको बोला जाता है। वो साइन किया गया 5 मार्च 1931 को। गांधी इरविन पैक्ट कंसेंटेड टू द पार्टिसिपेंट इन द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की, अब वो एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करेंगे, वो लंदन जाएंगे। और जब वो लंदन गए तो गांधी जी वहाँ से डिसअपॉइंट होकर आए, क्योंकि उनकी बातों को वहाँ पर नहीं रखा गया, नहीं आगे किया गया, यानी उनकी बात नहीं मानी गई। तो उन्होंने दोबारा से आए और रीलॉन्च करने की कोशिश की सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। लेकिन आप जैसा कि लगातार देख रहे होंगे, हर एक मूवमेंट अगर अपने टाइम पर ही वो मोमेंटम रखता है, अगर वो कुछ टाइम के बाद दोबारा शुरू किया जाए तो वो अपना मोमेंटम खो देता है, और यही हुआ। इट कंटिन्यू फॉर ऑलमोस्ट ईयर, बट 1934 इट लॉस्ट इट्स मोमेंटम, और उसने अपना मोमेंटम खो दिया इस मोमेंट ने। नेक्स्ट, हाउ पार्टिसिपेंट्स सॉ दिस मोमेंट, जो इसमें पार्टिसिपेंट करने वाले थे उसने इस मूवमेंट को कैसे देखा। अलग अलग लोग अपनी अपनी ज़रूरत के हिसाब से इस मूवमेंट को अलग अलग तरीके से देखा। जैसे जो गाँव के लोग थे, अब बताता चलो, इस पॉइंट को आप पढ़ लेंगे। द पाटीदार्स एंड द गुजरात एंड द जट, जो गुर्जर्स थे, जट थे और पाटीदार्स थे, उत्तर प्रदेश वर एक्टिविस्ट इन द मूवमेंट, दे बिकम्स, अलग अलग लोग। देखिए पॉइंट्स आपको बताते चलूँ, बाकी इस स्लाइड के ज़रिए आप पॉइंट्स को नोट कर लेंगे। जो किसान थे उनको ये लगा कि हमें पूरी तरीके से टैक्सेस को ख़त्म कर दिया गया है, हमें अब कोई भी टैक्स नहीं देना होगा। जो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज थे, बिजनेसमैन थे, उनको लगा कि अब हमें कोई भी कॉमर्शियल टैक्स नहीं देने होंगे। चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो इस्टेब्लिश था, उनको लगा अब हम अपना खुद का इस्टेब्लिश कर सकते हैं। अलग अलग ग्रुप के लोग, यानी बिजनेसमैन ने इसको अपने तरीके से देखा, और जो फार्मर्स थे उन्होंने इस मूवमेंट को अपनी तरह से देखा। तो सभी ने अपने अपने पॉइंट से इस मूवमेंट को देखा। अनदर इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वाज द लार्ज स्केल पार्टिसिपेशन ऑफ वोमेन। इसमें महिलाएं बहुत ज़्यादा थीं, बट फॉर अ लॉन्ग टाइम कांग्रेस वाज reluctance to allow women to hold any position of authority within the organizations. So that is all about these important points. इसको एक बार आप रिकॉल कर लेंगे, देख लेंगे। फिर नेक्स्ट में द लिमिट ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, क्या क्या लिमिट थी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की। दलित जो थे वो एड्रेसेस एज अनटचेबल वर्स नॉट मूव्ड बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ स्वराज। जो दलित से, यानी जो ST SC थे, वो अनटचेबल्स थे। गांधी जी ने यहाँ पर उनको हरिजन कहा था, ये बात भी बताता चलूँ। हरिजन यानी भगवान का बेटा, ताकि उनकी इम्पोर्टेंस लोगों में बैठ सके, क्योंकि उनको इतनी इम्पोर्टेंस नहीं थी। विदाउट होम स्वराज कुड नॉट बी अचीव। उन्होंने कहा कि ये भगवान के बच्चे हैं, हरिजन हैं, और बिना इनके ये चीज़ को हम अचीव नहीं कर सकते। ही ऑर्गेनाइज सत्याग्रह फॉर द अनटचेबल्स, और उन्होंने इन लोगों के लिए ऑर्गेनाइज किया एक सत्याग्रह। बट दे वर keen on the different political solutions to the problem of community. They demanded reserve seat in the education institution
एंड सेपरेट इलेक्टोरेट, उन्होंने डिमांड की अलग से। फिर आप देखेंगे बाद में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हु ऑर्गेनाइज द दलित इनटू द डिप्रेसिव क्लास एसोसिएशन इन 1930, और उन्होंने इनको एक अलग क्लास में दे दिया 1930 में। क्लैशेस विथ महात्मा गांधी, फिर महात्मा गांधी से इनका क्लैश हो गया एट द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बाय डिमांडिंग, तो दोनों लोग अलग अलग बात करने लगे, दोनों लोग नाराज़ थे, दोनों ने एक दूसरे की बात नहीं मानी। लेकिन आफ्टर दैट सेपरेट इलेक्ट्रेट रखा गया दलित के लिए, और वो पूना पैक्ट साइन किया गया सितंबर 1932 में। याद रखेंगे पूना पैक्ट के ज़रिए ही ST/SCs को इनको रिजर्वेशन दिया गया। गिव द डिप्रेसिव क्लास, इनको डिप्रेसिव क्लास दिया गया। बाद में इसी को SC के नाम से हम जानते हैं, लेटेस्ट टू बी नोन एज द स्केजुअल कास्ट। रिजर्व सीट इनके लिए रखी गई प्रोविंशियल एंड सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में। आफ्टर द डिक्लाइन द नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट, मुस्लिम फेल्ट एलिनेटेड फ्रॉम द Congress, due to which the relations between Hindus and Muslim worsened. मोहम्मद अली जिन्ना was willing to give up the demand of separate. अब फिर मोहम्मद अली जिन्ना ने डिमांड की सेपरेट इलेक्टेड की। इफ मुस्लिम्स वर एश्योर्ड रिजर्व सीट, उन्होंने बात की कि मुस्लिम को भी रिजर्व सेंट्रल में सीट दी जाए, रिप्रेजेंटेटिव प्रोपोर्शन दिया जाए, पॉपुलेशन के हिसाब से मुस्लिम डोमिनेट प्रोविनेंस बनाया जाए। उसके बाद इनकी बात को नहीं माना गया, और फिर बाद में ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस की गई 1928 में। disappeared when M.R. Jayakars and the Hindu Mahasabha strongly opposed efforts of at compromises, और इस बात को ना मानकर फिर बाद में बंटवारा हो गया जो आपको मालूम है। फिर सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग, यानी लोग एक साथ कैसे आए, कौन सी ऐसी चीज़ें थी जो सभी को एक साथ लाईं, उसके लिए कुछ सिम्बल्स बनाए गए, कुछ चीज़ें बनाई गई, जैसे भारत माता बनाई गई जब लोगों को लगा कि अच्छा ये तो सभी की माताएं हैं। कुछ सिंबल्स बनाए गए, फ्लैग्स बनाए गए, स्लोगन्स बनाए गए, सॉन्ग्स बनाए गए। यानी सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग का मतलब है लोगों को एक साथ लाने वाली फीलिंग्स। अब यहाँ से आप देखेंगे नेशनलिज्म स्प्रेड हुआ, ये सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग। नेशनलिज्म स्प्रेड व्हेन पीपल बिगिंस टू बिलीव दैट दे आर all are the part of same nation. History and the fictions, folklores and songs, popular prints, symbols all play a part in the marking of nationalism. Finally, in the 20th century, identity of India became the visual association with the image of Bharat Mata, जो भी मैंने शुरुआत में बात की थी। फिर बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय क्रिएटेड द इमेज इन 1870 हु रोट वंदे मातरम एज द, और इन्होंने भारत का सॉन्ग लिखा वंदे मातरम। फिर अबिंद्रनाथ टैगोर जिन्होंने क्या बनाई थी, भारत माता की पिक्चर यहीं पर देखेंगे आप। अबिंद्रनाथ टैगोर पेंटेड हिज फेमस इमेज ऑफ भारत माता, और ये सारी चीज़ें ऐसी थी। यानी हमारे फिर तिरंगा की यहाँ बात करेंगे, रेड ग्रीन और येलो कलर में, स्वदेशी मूवमेंट। फिर इस तरीके से आप इसको पढ़ लेंगे, ये हो गया कंक्लूजन, लास्ट में ख़त्म हो जाएगा। इन द फर्स्ट हाफ ऑफ 20th century वेरियस ग्रुप एंड क्लासेस ऑफ इंडियंस केम टुगेदर फॉर स्ट्रगल ऑफ इंडिपेंडेंस। द कांग्रेस अंडर द लीडर ऑफ महात्मा गांधी अटेम्प्ट टू रिजॉल्व differences and ensure that the demand of one group did not alienate another's. In other words, what was emerging was a nation with many vices wanting freedom from the colonial rule. तो ये ओवरऑल सिंपल सा लेक्चर हुआ जो कि चैप्टर्स को बस ग्लांस लेवल पे कंप्लीट करता है। बाकी फर्दर वीडियोस में हम टॉपिक वाइज डिटेल में समझेंगे ताकि आपको पूरी स्टोरी सही से समझ में आए। So after all this lecture, if you like, please don't forget to like, subscribe and share, and if you have any doubt, please give your comment in the comment section. Thank you. Have a nice day.